जोरदार तालियों के साथ श्री कुशवाहा जी का स्वागत है। आज के शुभ अवसर पर सर्वप्रथम मैं महासंत जी के चरणों में नमन करता हूँ। महाराणा प्रताप जी के चरणों में नमन करते हुए आवाज कम आ रही है। तो सर्वप्रथम माँ सरस्वती के चरणों में नमन। आज जिनकी जयंती के शुभ अवसर पर हम लोग एकत्रित हुए हैं महाराणा प्रताप जी, उनके श्री चरणों में भी सत सत नमन। जो बच्चे और उनके परिजन यहाँ आए हैं सबका स्वागत। और इस कार्यक्रम के आयोजक सभी सम्मानीय बंधुओं का भी बहुत बहुत स्वागत। निश्चित रूप से जब बच्चों को उनका पुरस्कार मिल जाता है तो फिर भाषण सुनने की उनकी इच्छा खत्म हो जाती है। अगर ऐसा है तो उद्बोधन कर मैं कम शब्दों में खत्म करूंगा, और नहीं तो मैं 3 पार्ट में अपनी बात रखना चाहूँगा। 3 पार्ट का मतलब ऐसा नहीं है कि वो 10-10 मिनट के होंगे, 5-5 मिनट के होंगे। पहला, महाराणा प्रताप जी से हम क्या सीखते हैं। दूसरा, बच्चों को क्या करना चाहिए। और तीसरा, जो हम लोग बड़े हैं उन्हें क्या आगे बच्चों के लिए करना चाहिए। महाराणा प्रताप जी के बारे में आपको सबको पता ही है कि उन्होंने उस समय जब मुगल काल का परचम सबसे ज़्यादा लहरा रहा था, अकबर के समय में, उस समय उन्होंने मेवाड़ को न केवल गुलामी से मुक्त रखा बल्कि एक कड़ा संघर्ष उनके विरुद्ध किया। और उस समय शायद मेरे हिसाब से मेवाड़ ही एकमात्र रियासत थी जो उस समय भी स्वतंत्र बनी रही। तो प्रेरणा क्या मिलती है कि कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी, चाहे कितने भी संघर्ष का समय हो, यदि आपकी इच्छा शक्ति प्रबल है, आपका स्वाभिमान बहुत ऊपर है, तो आप उन परिस्थितियों में भी अपने आप को जीवित बनाए रख सकते हैं और दुश्मन के दांत खट्टे कर सकते हैं। तो बच्चे आपस में बात करेंगे तो मैं बात जल्दी से समाप्त करूंगा। तो ये महाराणा प्रताप जी से हमको यही एकमात्र चीज सीखना चाहिए। दूसरी चीज जो हमें सीखने में आती है कि उन्होंने कैसे विषम परिस्थितियों में अपने आप को सरवाइव किया। आप सोचिए कि एक तरफ आज सोचो आपके जैसे भोपाल का अगर 50-60 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया हो, 100 स्क्वायर किलोमीटर का, और पूरे देश की फौज हो, तो आप डिफेंड कर पाओगे भोपाल को? नहीं कर पाएंगे। लेकिन उस समय उन्होंने अपनी ज्योग्राफी को बहुत अच्छे ढंग से यूज किया, पहाड़ी इलाके को अच्छे ढंग से यूज किया, उस समय जो पहाड़ जंगल थे उनको बहुत अच्छे ढंग से यूज किया, और गुरिल्ला पद्धति से सीधे सीधे कन्फ्रंटेशन ना करते हुए उन्होंने अपने राज्य को बचाए रखा, और बल्कि उनको लगातार पराजित भी किया जब जहां कहीं भी उनको मौका मिला। तो महाराणा प्रताप जी से हमको, हमारे समाज को जो सबसे ज्यादा सीखने की जरूरत है, मैं देख रहा हूं कि बच्चों में धीरे धीरे सामाजिक चेतना कम होती जा रही है। तो सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर इस देश में हम आज भी हिंदू हैं, सनातनी हैं, तो केवल राजपूतों की वजह से है। और उसका एक नहीं, मैं आपको 50 उदाहरण देकर बताता हूं। आपको सबको पता है कि जब इस्लाम का उदय अरबिया से शुरू हुआ 650 के आसपास, और 750 तक, 750 एडी तक ईरान, इराक, इजिप्ट, नॉर्थ अफ्रीका पूरी तरह से इस्लाम के नियंत्रण में आ चुका था।
और उस समय तक भारत की सरहदें कहां तक थी? अफगानिस्तान तक थी। गांधार, जिसको उस समय गांधार कहा जाता था। अफगानिस्तान में अरब का आक्रमण 750 के आसपास स्टार्ट हुआ था और 750 से लेकर 1000 तक लगभग 250 साल उनको अफगानिस्तान में किसने रोका? राजपूतों ने। और फिर महमूद गजनवी का नाम सुना है आप लोगों ने? उसने अफगानिस्तान पूरी तरह से कैप्चर किया और अफगानिस्तान से वो आगे बढ़ा, लेकिन लाहौर से लेकर दिल्ली तक आने में उनको फिर से 200 साल चल लगे। 1027 में महमूद गजनवी ने लाहौर कब्जा किया और 1191-92 में पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई। 200 साल। तो इसलिए मैं ये दो बातें आपके ध्यान में सिर्फ इसलिए ला रहा हूं कि आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि आपके पूर्वजों ने, आपके पुरखों ने बहुत ज्यादा बलिदान दिए हैं। इसलिए आज हम यहाँ बैठे हुए हैं और एकमात्र सनातन देश हमारा भारत देश है। तो आपको अपनी पुरखों पर इस बात का गर्व होना चाहिए, उनके बलिदान को आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। और अगर आप वो भूल जाओगे तो वो संघर्ष का जो आपके अंदर मात्रा है वो भी खत्म हो जाएगा। तो बच्चों को ये जानकारी पहले से थी या नई जानकारी पता चली? लड़कियां कुछ नहीं बोल रही हैं। तो अब घर में थोड़ा आया तो पूर्वजों पे अपने पीछे जो बच्चे बैठे हैं, तो ये बहुत जरूरी है कि आपको इस बात का हमेशा ध्यान रखना है। अब मैं आता हूं कि आज की जनरेशन में सबसे ज्यादा जरूरी क्या है आगे बढ़ने के लिए। राजपूत बिजनेस फोरम हमने बनाया, उसके पीछे उद्देश्य ये था कि केवल याद रखने से, क्योंकि समय बदल गया है और केवल हम ये याद रखते रहे कि हम कभी बहुत बड़े जमींदार थे लेकिन आज तो कुछ नहीं है, तो आगे भी अगर हमें ऐसे ही आगे बढ़ना है तो आज के समय की नब्ज को हमें पहचानना पड़ेगा। और एक बड़ा क्लासिक एग्जाम्पल है, नॉर्थ इंडिया में एक समाज है खत्री समाज, विराट कोहली भी उसी में से आता है। खत्री समाज को पहले क्षत्रिय समाज माना जाता था और वो क्षत्रिय का वंश होकर क्षत्रिय होगा और खत्री से खत्री। लेकिन आज की तारीख में सबसे बड़े अच्छे बिजनेसमैन अगर कोई सोसाइटी है नॉर्थ में तो वो खत्री समाज है, तो जो पहले कभी क्षत्रिय हुआ करता है। तो हमें इस तरह का बिजनेसमैन नहीं बनना है कि हम क्षत्रिय से खत्री हो जाए, क्षत्रिय बने रहते हुए बिजनेस करना है। तो ये भी एक चीज ध्यान में रहनी चाहिए। दूसरा, आज की तारीख में आप ये समझें कि क्या बहुत जरूरी है, कौन सा फील्ड बहुत जरूरी है। जैसा अभी सिंह साहब ने भी बताया कि टेक्नोलॉजी बहुत इवॉल्विंग है, बहुत जल्दी चेंज हो रही है। अभी आपने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में किसने बहुत गहराई से टीवी में देखा था? हाथ ऊपर करें। मतलब आप कहीं देशभक्ति तो बची ही नहीं है, ऐसे करें। ठीक है, काफी लोगों ने देखा। आप जानते होंगे कि पहले इसमें आर्मी टू आर्मी तो कोई फाइट हुई नहीं थी, एयरफोर्स टू एयरफोर्स फाइट हुई थी। लेकिन पहले एयरफोर्स टू एयरफोर्स जब फाइट होती थी, जब दो फाइटर लड़ते थे तो उनको डॉग फाइट कहा जाता था। डॉग फाइट मतलब आमने सामने। लेकिन आजकल कौन सी मिसाइल आ गई है? वीवीआर, विजुअल बियॉन्ड विजुअल रेंज। अब जो बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल आ गई मतलब आपको आंखों से दुश्मन का जहाज दिखाई नहीं देगा, आपके रडार पे दिखेगा और आपको टारगेट करना है, लॉक करना है और फायर कर देना है। और मिसाइल आजकल फायर एंड फायर होता है ना, फायर एंड फॉरगेट है। फायर करो भूल जाओ, वो अपना टारगेट ढूंढ लेगी।
तो जो आज की लड़ाई हुई उसमें कोई भी डॉग फाइट नहीं थी। सारी जो मिसाइल्स यूज की गई वो BBR मिसाइल थी, बियॉन्ड विजुअल रेंज। अब आप देखो कि टेक्नोलॉजी कितनी तेजी से चेंज हो रही है, और इस तेजी से चेंज टेक्नोलॉजी में बच्चों को हमेशा ऐसे फील्ड की तरफ आगे जाना चाहिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो मैंने कहा फायर एंड फॉरगेट। तो फायर एंड फॉरगेट क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आपने फायर कर दी मिसाइल, फिर आपको चिंता नहीं करना, उसके साथ जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो उसको टारगेट तक पहुंचा देगी और टारगेट को हिट करेगी। तो AI एक बहुत बड़ा क्षेत्र है जिसमें बच्चों को बहुत ज्यादा जाना चाहिए। दूसरा, आपने ऑपरेशन सिंदूर में देखा होगा ड्रोन। अब कोई लड़ने जा रहा था तब तलवार हाथ में लेके या बंदूक हाथ में लेके 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, हमने उनके 11 वो जो हिट किए एयरपोर्ट, उनके एयर बेसेस, उसमें कोई खुद लड़ने गया था, मिसाइल से हिट किए या ड्रोन से हिट किए। तो ड्रोन टेक्नोलॉजी दूसरा बहुत बड़ा एरिया है जिसमें बच्चों को आगे आना चाहिए। और तीसरी चीज जो मैं आपके ध्यान में लाऊंगा कि आपको स्किल जरूर सीखना चाहिए, डिग्री लेने पर रुचि नहीं होनी चाहिए। अगर आप डिग्री लेने के लिए डिग्री लेंगे, आपके लिए कोई एम्प्लॉयबिलिटी नहीं है। अगर आप जिस भी फील्ड को सिलेक्ट करते हैं और वहां आप बहुत मेहनत से उस स्किल को सीखते हैं, तो आपके लिए एम्प्लॉयबिलिटी की कोई कमी नहीं। मतलब लोग कहते हैं नौकरी की कमी है, नहीं है, नौकरी की कमी नहीं है, स्किल की कमी है। तो अगर बच्चे जिस भी फील्ड को सिलेक्ट करें, अपनी चॉइस से सिलेक्ट करें, अपनी मर्जी से सिलेक्ट करें, पढ़ाई वो करना चाहिए। हम लोगों के टाइम पे पढ़ाई जो पेरेंट तय करते थे वो होती थी, अब बच्चे अपनी मर्जी से तय करें। पर जो आपका एरिया है, क्योंकि उसका कारण है आज की तारीख में आपके पास जो हाथ में इंटरनेट मोबाइल है, तो सारी नॉलेज आपके हाथ में है। आप जो सर्च करेंगे वो जानकारी आपको मिल जाएगी। तो इंटरनेट है और आपको अपनी रुचियां मालूम है, अपनी हॉबी मालूम है, आप सर्च करिए, आपको एक से एक बेस्ट ऑप्शन मिल जाएंगे। लेकिन जिस भी कोर्स को सिलेक्ट करें, जिस भी फील्ड में आप जाएं, वहां पूरी मेहनत से उसको समझें, उस पर एफर्ट करें। अगर आप स्किल अपने अंदर इनकलकेट कर लेंगे तो आपको कहीं भी, आजकल जैसे पढ़ाई में कहने लगे ना कि पढ़ाई आजकल करिकुलम की पढ़ाई नहीं है, आजकल 21st सेंचुरी स्किल में 5C कही जाती है, 5C। पहली कम्युनिकेशन स्किल, कंप्यूटिंग स्किल, कोलैबोरेशन। ये राजपूत फोरम क्या है? कोलैबोरेशन, आपस में मिलके। आज आजकल आप स्टार्टअप सुन रहे होंगे, बहुत सारे स्टार्टअप बच्चे बनाते हैं। स्टार्टअप क्या है? क्योंकि एक बच्चा आगे कुछ नहीं कर सकता है, हर व्यक्ति की लिमिटेशन है। 5 बच्चे 10 बच्चे मिलके एक स्टार्टअप खड़ा करते हैं और एक दूसरे की स्ट्रेंथ का उसमें उपयोग करते हैं। तो कोलैबोरेशन इंपॉर्टेंट है सबसे, कि मिलके काम करने की आदत डालना। अकेले काम करोगे सफल नहीं होगे। तो कोलैबोरेशन भी 5C का पार्ट है। फिर क्रिएटिविटी, रटने से कुछ नहीं होगा, रोड लर्निंग किसी काम की नहीं है। आप कितना क्रिएटिव हैं, सोचते हैं, इनको बोलते हैं हम 21st सेंचुरी स्किल्स। अगर ये स्किल आपके अंदर है तो आप दुनिया में कहीं भी जाएंगे, हमेशा सफल होंगे, लिखकर ले लीजिए। पर अगर आप में ये स्किल्स नहीं है तो आपकी सफलता हमेशा ही संदिग्ध रहेगी। तो बच्चों को मैं यही कहूंगा कि 21st सेंचुरी स्किल्स हैं, वो आप अपने अंदर लाएं, आप निश्चित रूप से सफल होंगे। लेकिन उसके लिए सीरियस एफर्ट्स आपको करने होंगे। तीसरा, मैं बड़ों के बारे में मैंने कहा था कि मैं 2 शब्द कहूंगा। मैं, भदौरिया जी हमारे पुराने साथी हैं,
जब से इन्होंने राजपूत बिजनेस फोरम गठन किया है, मैं इनके हर पोस्ट को पढ़ता हूँ। मैं रिएक्ट नहीं करता हूँ अभी, हो सकता है कि रिटायरमेंट के बाद फिर मैं भी जुड़ जाऊँ इससे लेकिन मुझे रिटायरमेंट में अभी समय है, इतनी जल्दी मैं रिटायर नहीं होने जा रहा। तो मेरा ये सबमिशन रहेगा सभी साथियों से कि हम जो आइडियाज आपके हैं, जैसे जो आपने यहाँ प्रेजेंटेशन दिखाए, वो प्रेजेंटेशन आप ग्रुप पे अपलोड करें ना, तो वो प्रेजेंटेशन लोग ग्रुप पे देखेंगे। जो लोग जो सर्विसेज दे रहे हैं, मैं देख रहा हूँ ग्रुप में कि कुछ लोग जो अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, आप अपनी वेबसाइट बना लो एक अलग से। आजकल चैट जीपीटी के जमाने में तो फ्री में बन जाती है, वैसे 1000-2000 में तमाम बच्चे बना देंगे, फ्री में भी बना देंगे बच्चे तो वेबसाइट में वो चीजें अपलोड करें, और वो सब चीजें जब आएंगी तो हम टेक्नोलॉजी का बेहतर उपयोग करते हुए, वो जो मैंने कोलैबोरेशन 21st सेंचुरी स्किल के लिए बहुत जरूरी बताया, वो बहुत जरूरी है। अभी मैं आपके ग्रुप में एक डीपी सिंह वासनी जी का एक वो पढ़ रहा था, तो उन्होंने ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि भाई आज की तारीख में बड़े बड़े ग्रुप हैं, वो मार्केट में अपना आईपीओ लेके आते हैं और शेयर आपने, अगर उन्होंने 10 लाख शेयर अपने जारी किए और आपने 10-10 रुपए के लिए खरीदे तो वो 10 करोड़ हो जाते। तो हमें से कोई भी, अब जमींदारी जागीरदारी तो खत्म हो गई, अब अगर कोई बिजनेस करना है, पैसा लगाना है, तो आइडियाज पहले आए कि ये आइडिया है, और इसमें जैसे वो बहुत सारे लोग जो आपके पास आते रहते हैं डिफरेंट, उसके लिए कि साहब आप इसमें इतना लगाओगे तो 10.5% का रिटर्न मिलेगा, इसमें 15%, इसमें 12% म्यूचुअल फंड्स में। ऐसे ही हमको बिजनेस आइडियाज में भी बताना चाहिए कि भाई ये है, इसका ये स्कोप है और इसमें इतना रिटर्न मिलेगा, और इसमें जो इच्छुक हैं वो उसमें आगे पार्टिसिपेट करें। तो मुझे लगता है कि हम धीरे धीरे बड़ी इंडस्ट्री भी खड़ी कर सकते हैं, बड़े काम भी कर सकते हैं, और जिसका समय है वो सही है कि अकेले हमारे यहाँ किसी के पास 100-200-500 करोड़ नहीं है तो वो लगा के कोई बड़ा इंडस्ट्रिस्ट बन जाए, पर अगर 100 लोग मिलकर 1 करोड़ लगा देंगे तो 100 करोड़ हो जाएगा, जो 100 लोग आराम से लगा सकते। तो उस तरह के आइडियाज पे अगर हम काम करें, अपना वेबसाइट बनाएं, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप सफिशिएंट नहीं होता, उसकी बजाय तो टेलीग्राम ग्रुप बना ले तो और अच्छा रहेगा। अभी 200-250 की जगह आप उसमें अनलिमिटेड लोग जोड़ सकते हैं, और वेबसाइट बनाने में और वहाँ आइडियाज अपलोड करने में, और फिर जिसको जिस फील्ड में इंटरेस्ट है वो इस फील्ड में आए, तो मुझे लगता है कि जो भदौरिया साहब ने और आपके ग्रेड 5 G5 को पहले ग्रेड 5 कहा जाता था। ग्रेड 5 क्यों कहते थे? क्योंकि उसमें अमेरिका था, यूके था, फ्रांस था, जर्मनी था, कनाडा था, तो वो सबसे बड़े देश थे। हालांकि उनके टक्कर में चाइना और रशिया भी थे, पर वो उसको शामिल नहीं करते थे क्योंकि वो सब एंग्लो सेक्शन है, चाइना रशिया स्लाव है। तो ग्रेड 5 से मेरा रिक्वेस्ट है, आप ग्रेड 5 तो बचा नहीं, वहां भी नहीं बचा है, तो ग्रेड 5 की जगह जो ग्रेड 20 है, वो ग्रेड 20 से मेरा अनुरोध रहेगा कि इसको थोड़ा सा इस तरह से मॉडिफाई करें। और भदौरिया साहब बैठे हुए हैं, टेक्नोलॉजी और तकनीकी शिक्षा में बहुत लंबे समय तक काम किया है, तो वो और आपको मार्गदर्शन देंगे। मैं बस यही अनुरोध करूंगा कि जहाँ कहीं भी मेरी जरूरत हो, क्योंकि समाज में एक दूसरे की मदद जरूर करना चाहिए और खुले दिल से करना चाहिए, मैं हमेशा आपके बीच में हाजिर रहूंगा। धन्यवाद, जय हिंद।